Rahim. Today we are going to start the third lecture of laser physics, which is the three processes involved for complete laser action. In order to achieve the complete laser action, what are the main three processes involved in it? The first one is absorption, second one is spontaneous emission, and third one is stimulated emission. So today we are going to discuss first two processes, absorption and spontaneous emission. Let us consider the figure A, and we in this figure we assume that a certain medium which contains identical number of atoms. The population of the atoms in that medium is represented by N1 and N2, while these population there corresponds to a energy level E1 and E2. E1 is the energy level of atoms having population N1, E2 is the energy level of an atom having population N2. In normal circumstances or in normal condition, most of the atoms are lie in their ground state, and this is called the most stable state of that particular atom. But if we want to excite that an atom, then we should throw a light of appropriate frequency on that atom. The energy of the incoming light must be equal to the energy difference between ground state and any one of the higher allowed state. Is it clear? अब तक की डिस्कशन ये है कि हमारे पास एक सिस्टम है, एक मीडियम है जिसके अंदर आइडेंटिकल एटम्स हैं. उन एटम्स के अंदर जो एनर्जी लेवल है उसको E1 और E2 से रिप्रेजेंट किया गया है. अब E1 एनर्जी लेवल में पॉपुलेशन ऑफ द एटम्स को N1 कहा गया है और पॉपुलेशन ऑफ द एटम्स ऑफ एनर्जी लेवल E2 में जो पॉपुलेशन ऑफ द एटम्स है उसको N2 कहा गया है. आमतौर पे ग्राउंड स्टेबल जो होती है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द एटम होती है. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो आपके सामने फिगर ए में टू एनर्जी लेवल E1 और E2 बताए गए हैं, इनमें जो एटम्स हैं इनको ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है. देयर आर नंबर ऑफ वेज in which an atom of certain element can be raised from their ground state to any one higher allowed state. इसमें हम लोग फोटॉन फॉल करते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, जिसको आप लोग ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं. इसी तरह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन, जिसमें आप लोग पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है और इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की ज़द में आता है और ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है. डायरेक्ट कन्वर्जन है, थर्मियोनिक एमिशन है, जिसमें टेम्परेचर फील्ड में हाई टेम्परेचर दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है. लेकिन यहाँ पर हम अभी जो प्रेफर कर रहे हैं ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, ऑप्टिकल एमिशन, ऑप्टिकल लाइट, यानी एक पर्टिकुलर लाइट यूज़ करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी इन एटम्स में ग्राउंड स्टेट और एनी वन हायर अलाउड स्टेट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है. तो लेट्स सपोज हमारे पास जो एटम है जिसके इलेक्ट्रॉन को हमने ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है, उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. जब आप एटम्स जो कि ए है, इस पे फोटॉन जिसकी एनर्जी h न्यू है, इस एटम को ये प्रोवाइड करेंगे तो A प्लस एच न्यू. अब ये जो फोटॉन जिसकी एनर्जी उस एटम में मौजूद ग्राउंड स्टेट और एनी वन हायर अलाउड स्टेट E2, E3 और E4 के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है, तो हमारी इस फिगर के तहत 1 और 2 के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है. तो ये इस एटम का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा और हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, एब्जॉर्प्शन इक्वेशन जिसे कहते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जो इक्वेशन बनती है वो ये होगी A प्लस एच न्यू इंटू A स्टार, वेयर A इज द न्यूट्रल एटम्स और A स्टार इज द एक्साइटेड एटम और H न्यू क्या है, फोटॉन की एनर्जी है. तो नॉर्मल एटम ने जो जिसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर ग्राउंड स्टेट में थे, उसने आउटसाइड सोर्स से फोटॉन को क्या किया, एब्जॉर्ब किया और कहाँ पहुँच गया, एक्साइटेड स्टेट में. तो उसको हमने किस तरह रिप्रेजेंट कर लिया, A स्टार से. इज इट क्लियर? इक्वेशन क्लियर होगी. अच्छा, इसमें अब आप देखें यहाँ पर कि ये मैंने कुछ डॉट्स बनाए हुए हैं,
यानी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ज़्यादातर एटम्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं, वो कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट में है। और आप ये फोटान यूज़ करते हो Hν12। तो 1-2 से मुराद ये है कि इस फोटान की एनर्जी लेवल 1 और 2 के डिफरेंस के बराबर है। अगर ये 1-3 होता तो फोटान की एनर्जी 1 और 3 के डिफरेंस के बराबर होती, और अगर 1-4 होता तो 1 और 4 के डिफरेंस के बराबर होती। तो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन इस फोटान को एब्जॉर्ब करने के बाद अगर 1-2 है तो सेकंड स्टेट में जाएगा, 1-3 है तो थर्ड में जाएगा, 1-4 है तो 4 में जाएगा। तो सारी की सारी डिस्कशन क्या हुई कि इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से हायर अलाउड स्टेट में जाना किस पर डिपेंड कर रहा है, एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स, कि आउटसाइड सोर्स से एनर्जी किस रेंज की फॉल की जा रही है। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक पार्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, इसे कहा जाता है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन या सिंपली एब्जॉर्प्शन। यानी इस प्रोसेस के 3 नाम हैं, एब्जॉर्प्शन और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। क्योंकि हमें आउटसाइड सोर्स चाहिए इसलिए स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो आपने ज़्यादा बेहतर जो कन्वीनियंट वे है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन के नाम से जानना है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि एब्जॉर्प्शन इक्वेशंस कैसे डेवलप करनी है। आम तौर पे देखें, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट मेक्स अपवर्ड ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल पर सेकेंड इज कॉल्ड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। हमने एटम्स पे आउटसाइड सोर्स से फोटान फॉल किया पर्टिकुलर एनर्जी का, तो इलेक्ट्रॉन ने उस फोटान को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो हायर लेवल में चला गया। तो यहाँ कहता है कि ये जो नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितने एटम्स, यहाँ पर तो एक एटम्स मैंने बताया ना, लेट्स सपोज के आपके पास जो मीडियम है उस मीडियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एटम्स हैं और आप एक फोटान की फौज, नंबर डेंसिटी ऑफ फोटान्स आप उस मटेरियल पे फॉल करते हो और उस फ्लक्स ऑफ इनकमिंग फोटान में जो तादाद है फोटान की वो बहुत ज़्यादा है, यानी वो थाउजेंड्स में है फोटान। इस टर्म को जिसमें नंबर ऑफ फोटान्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसे कहा जाता है एनर्जी डेंसिटी। नंबर ऑफ फोटान्स एब्जॉर्ब बाय द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो जो एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशंस होंगी कि कितनी एटम्स ने इन फोटान्स को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, ये एक एग्जांपल है, याद रख लो। हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं मीडियम के अंदर, हर एटम्स की एनर्जी लेवल आइडेंटिकल है। एक एटम के लिए हमने ये इक्वेशन बना ली, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जब बहुत से एटम्स आने वाले फोटान को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन क्या होगी। ट्रांजिशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाना, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। अगर वही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल से दोबारा ग्राउंड लेवल में आता है, इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन और एमिशन ट्रांजिशन। तो अभी हम कहाँ पर है, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट मेक अपवर्ड ट्रांजिशन from lower level to higher level or upper level per second is called rate of absorption। तो आपसे कोई पूछे rate of absorption क्या होगा, तो सिंपली आंसर क्या होगा कि rate of absorption क्या है, ये वो ट्रांजिशंस की तादाद है कि जो वेरियस एटम्स लोअर लेवल से हायर लेवल करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड में। तो इसको कैपिटल R ABS कहा जाता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये इक्वल है dN/dt पॉपुलेशन टाइम डेरिवेटिव ऑफ पॉपुलेशन N1 इन एनर्जी लेवल E1। अब यहाँ पर एक बात तो जो देनी है कि dN1/dt कि N1 पॉपुलेशन है E1 के अंदर, एनर्जी लेवल E1 में कितने एटम्स हैं, N1 स्टैंड फॉर नंबर पॉपुलेशन ऑफ एटम्स। ठीक होगी बात ये। अब जो एब्जॉर्प्शन होंगी तो E1 में एटम्स की तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है आफ्टर एब्जॉर्बिंग इनकमिंग फोटान वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जा रहे हैं, हायर स्टेट में जा रहे हैं ना। तो वी इंट्रोड्यूस नेगेटिव साइन, ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था। तो ये कौन सा साइन डालेंगे, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एज फार एज
absorption process take place, the population densities of atom in level E1 is going to be decrease, वो decrease होते जा रही है. Is it clear? ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है. अब ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन कम हो रही है आफ्टर एब्जॉर्प्शन, तो किसी दूसरी स्टेट में बढ़ रही होगी ना. तो अगर आपके एटम्स जो है, इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट E2 में जा रहे हैं, तो फिर लेवल E2 में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन है सॉरी N2, वो क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी. बात क्लियर होगी. मैंने एक एटम की एग्जांपल दी है, मैंने कहा मटेरियल डिस्कशन है, मटेरियल के अंदर आइडेंटिकल एटम्स हैं और बहुत सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किधर जा रहे हैं, हायर एक्साइटेड स्टेट में. ग्राउंड से देखिए, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहे हैं स्टेबल की छत पे, स्टेबल टॉप पे, तो ग्राउंड लेवल पे एटम्स की तादाद पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम. हमने नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दिया और ये टेबल टॉप जो है ये एक्साइटेड लेवल है, E2 है. तो यहाँ पॉपुलेशन, इलेक्ट्रॉन आके यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो इसको रिवर्स यूं भी लिखा जा सकता है, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन may also be represented by rate of increase of population at upper level E2. तो लोअर लेवल में कम हुई और अपर लेवल E2 में क्या हुई, इंक्रीज होगी. तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन dN2/dt. टाइम फैक्टर तो इन्वॉल्व है ना, कि टाइम के साथ जो है कि वो N2 में कितनी इंक्रीमेंट आ रहा है. तो इक्वेशन 2 बता रही है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन लेवल E2 में इंक्रीज हो रहा है और इक्वेशन 1 बता रही है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन लेवल E1 में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो अब इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा करके लिखूं तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन लिखा जा सकता है -dN1/dt इज इक्वल टू dN2/dt. इक्वेशन नंबर 3. अब नेक्स्ट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन एब्जॉर्प्शन के अंदर कि नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशंस, तादाद में जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन अकर इन द मटेरियल एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू 2 फैक्टर्स. कि कितने फोटॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो कि ग्राउंड स्टेट में मौजूद थे, उन्होंने एब्जॉर्ब किए. ज़ाहिर है आप बहुत सारे फोटॉन फॉल करेंगे, माइट बी कि कुछ फोटॉन एब्जॉर्ब ना हो. तो जो फोटॉन एब्जॉर्ब हुए हैं आउटसाइड सोर्स से, तो कहता है कि नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन अकर इन द मटेरियल एट एनी इंस्टेंट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर. फर्स्ट फैक्टर्स, इट इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन N1 ऑफ द लेवल E1. जाहिर होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन किस पे डिपेंड कर रही है कि ग्राउंड स्टेट में मौजूद पॉपुलेशन कितनी है. अगर पॉपुलेशन कम है, एटम की तादाद कम है, तो एब्जॉर्प्शन चांसेस क्या होंगे, कम होंगे. और अगर एटम की तादाद ज़्यादा है, N1 ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि एब्जॉर्प्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया कि नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन N1 ऑफ लेवल E1. क्लियर होगी बात, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट. सेकेंड फैक्टर ये भी करता है कि आपके पास ग्राउंड लेवल में पॉपुलेशन N1 है, 10,000 एटम्स हैं और आप फोटॉन कम फॉल करते हो. अगर फोटॉन कम फॉल करते हो तो एब्जॉर्प्शन की तादाद कम होगी ना, कम इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट वाले उनको एब्जॉर्ब करेंगे. अगर आप फोटॉन ज़्यादा फॉल करते हो, नंबर डेंसिटी ऑफ फोटॉन जिसको एनर्जी डेंसिटी कहेंगे, तो फोटॉन की तादाद ज़्यादा फॉल करते हो तो एब्जॉर्प्शन चांसेस क्या हैं, ज़्यादा है. तो सेकंड फैक्टर क्या होगा कि नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड. पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दिस टर्म इज डिनोटेड बाय एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी कि हमारे पास देखिए एक मैंने स्टार्ट में कहा ना, हमारे पास एक मटेरियल है. तो लेट्स सपोज ये जो मटेरियल है जिसके अंदर आइडेंटिकल एटम्स मौजूद हैं, यूनिट वॉल्यूम के अंदर पड़ा हुआ है, यानी 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अंदर ये एटम की तादाद मिलियन ट्रिलियन टाइम्स पड़ी हुई है. तो नंबर ऑफ फोटॉन दैट इज अलाउड टू फॉल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी. तो 2 फैक्टर्स हो गए, नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन एक N1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूसरा एनर्जी डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय रो वी. रो वी इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी. क्लियर होगी बात ये. अब इसको मैं इक्वेशन 4 से लिखता हूँ कि नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो वी एनर्जी डेंसिटी एंड पॉपुलेशन N1.
अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करें तो देखें एब्जॉर्प्शन के बाद एटम्स लेवल 1 से लेवल 2 में गए हैं ना, तो आइंस्टाइन ने एक कांस्टेंट यूज़ किया था जिसे कहते हैं आइंस्टाइन कोफिशिएंट B12। तो B12 क्या है? आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। देखिए ये नाम याद रखना इसका ये होगा, एब्जॉर्प्शन B से है ना, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से कहाँ हो रही है? लेवल 1 से लेवल 2 में, तो आपने कहना है B12। जब स्पॉन्टेनियस एमिशन होगी, एक्साइटेड स्टेट में एटम्स आ जाएंगे और ऑलमोस्ट 1 नैनोसेकंड के इक्वल स्टे करने के बाद जब वो डिके होंगे, सेल्फ डिके होंगे वापस, तो उसको B21 नहीं कहेंगे, उसको A21 कहेंगे, क्योंकि वो B एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ किया उसने, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए उसने यूज़ किया A21। इसी तरह स्टिमुलेटेड एमिशन का कांस्टेंट आएगा, तो आपको मैं याद करने का मेथड बता दूंगा। तो दिस इज़ ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज आइंस्टाइन कोफिशिएंट B12। तो अब ये जो इक्वेशन 5 है, ये नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन को की मैथमेटिकल फॉर्म बन जाती है। तो आप इसको गौर से देखें, तो एक कांस्टेंट फैक्टर आ गया, दूसरी बाहर से आउटसाइड सोर्स से जो फोटॉन आपने फाल किए। तो हमने कल पढ़ा था कि पंपिंग में हमें क्या चीज़ चाहिए? ऑप्टिकल पंपिंग में हमें फोटॉन चाहिए, एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, एप्रोप्रिएट एनर्जी का, और वो मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ कि इन फोटॉन की एनर्जी क्या होनी चाहिए? द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड एनी वन हायर अलाउड स्टेट। तो अगर आप लोग N1 और N2 लेती हैं तो फिर वो फोटॉन की एनर्जी 1 और 2 का डिफरेंस बनती है। 1 और 3 का भी हो सकता है, 1 और 4 का भी हो सकता है। तो एनर्जी डेंसिटी और पॉपुलेशन N1 पे डिपेंड करती है। तो ये आपके पास था इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो अब आपके माइंड में आ गया होगा कि इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है। पहले हम जस्ट इसको डेफिनेशन या स्टेटमेंट की हद तक जानते थे। अब यहीं से सेकंड की तरफ आते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्साइटेड लेवल E2 में आ गया, तो उस एटम को हम कहेंगे एक्साइटेड एटम। अब एक्साइटेड एटम 10⁻⁸ सेकेंड के लाइफ पीरियड के बाद सेल्फ डिके होता है और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है फ्रॉम लेवल E2 टू E1। ठीक है, टेबल टॉप पे आ गए, ये E2 था। अब टेबल टॉप से क्या करेगा? वो ट्रांजिशन करेगा E1 में। इसे सेल्फ डिकेइंग प्रोसेस कहेंगे। स्पॉन्टेनियस एमिशन इसीलिए कहते हैं कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? डी एक्साइटेशन हो रही है। द डी एक्साइटेशन ऑफ एन एटम फ्रॉम लेवल E2 टू E1 बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने आउटसाइड सोर्स से इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन एब्जॉर्ब की थी, तो ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन फ्रॉम लेवल E2 टू E1 उस सरप्लस एनर्जी को वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस डी एक्साइटेशन प्रोसेस में रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, और उसकी एनर्जी क्या होगी? E2 माइनस E1। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो इक्वेशन बनेगी वो जरा गौर से देखें। E स्टार रिप्रेजेंटेड एक्साइटेड एटम। तो एक्साइटेड एटम जब डिके होके नीचे जाता है लेवल E1 में, तो 2 और 1 के डिफरेंस के इक्वल क्या करेगा? फोटॉन एमिट करेगा। देखिए ये फोटॉन क्या होगा? 1 और 2 के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल, जो पहले उसने ऑब्जर्व किया था। अब एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो ओरिजिनली आपको एटम्स क्या मिल गया? A। तो ज़रा इन दोनों को देखें आप, A प्लस H न्यू, एटम A ने फोटॉन एब्जॉर्ब किया तो क्या हो गया? एक्साइटेड। अब एक्साइटेड एटम फोटॉन एमिट करेगा तो वापस क्या हो गया? A, यानी स्टेबल एटम की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अब स्पॉन्टेनियस एमिशन के अंदर हमने ये देखना है कि रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन किस पे डिपेंड करेगी। पॉपुलेशन यहाँ बढ़ गई थी, अब पॉपुलेशन यहाँ से क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम होती जाएगी ना, क्योंकि तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन 1 नैनोसेकंड पीरियड के बाद वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में जा रहे हैं। तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इज इक्वल टू माइनस टाइम dN2/dt। Minus indicates that as time passes, the population of N2 is going to be decreases. जिस तरह यहाँ मैंने कहा था, after absorption, population of N1 is going to decreases. So here population of N2 is going to be decreases. यहाँ इलेक्ट्रॉन टेबल टॉप पे आए थे, ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड के बाद जब वो सेल्फ डिके हुए तो पॉपुलेशन क्या होती गई? डिक्रीज होती गई। इसमें एक और
दो फैक्टर्स और हैं। जिस तरह में यहाँ मैंने कहा कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, N1 और रो वी, पॉपुलेशन N1 ऑफ द ग्राउंड स्टेट और एनर्जी डेंसिटी जो कि आउटसाइड सोर्स से फॉल की है। तो यहाँ पर कहता है रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इज ए फंक्शन ऑफ टू पैरामीटर्स, पॉपुलेशन ऑफ N2, पॉपुलेशन नंबर ऑफ एटम्स N2 में एटम की तादाद कितनी है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइफ टाइम ऑफ द एटम्स इन लेवल E2, ये जिसको कहते हैं लाइफ टाइम फॉर एक्साइटेड स्टेट। अगर टाइम इंटरवल तो जो देनी है, अगर टाइम इंटरवल एक्साइटेड स्टेट का ग्रेटर है तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के चांसेस कम होंगे, और अगर टाइम इंटरवल कम है तो एटम्स क्विकली डिके होंगे। इट इज फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, तो फौरन एटम क्या हो जाएंगे, क्विकली डिके होकर लेवल E2 से E1 में जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक N2 और दूसरा टाइम फैक्टर, टाइम फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये SP डिनोट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो यहाँ पर फिर कहता है कि अब जो फोटॉन जनरेट होंगे, यहाँ जो एब्जॉर्ब हो रहे थे इसकी इक्वेशन बनाई है। अब जब इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में आएगा तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, लाइट मिलेगी ना, किसकी एनर्जी की, 2 और 1 की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल। तो इस फोटॉन को इस फोटॉन की जनरेशन जो है, या जो नंबर ऑफ फोटॉन जनरेट हुए हैं वो किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ कहते हैं नंबर ऑफ फोटॉन जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड लेवल E2, कि E2 में इस टेबल टॉप पे जो एक्साइटेड लेवल में पॉपुलेशन है एटम्स की, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जाहिर है अगर एटम ज़्यादा होंगे एक्साइटेड लेवल में तो वो जब डिके होके नीचे जाएंगे तो ज़्यादा फोटॉन जनरेट होंगे ना। एक इलेक्ट्रॉन के जाने से 1 फोटॉन हुआ, दूसरे के जाने से 2 हुआ, तीसरे के जाने से 3 हुआ, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना N2 की। तो जितनी पॉपुलेशन N2 की ज़्यादा होगी उतनी फोटॉन जनरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इज इट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो RSP रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन N2। तो यहाँ पर कोफिशिएंट यूज होता है A21। अगेन A21 इज कॉल्ड आइंस्टाइन कोफिशिएंट विच इज यूज फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। देखें लेवल 2 से 1 की तरफ, इधर एब्जॉर्प्शन था तो B12, तो यहाँ क्या आ गया A21। अब इक्वेशन A और B को अगर कंपेयर करें फ्रॉम A एंड B तो आप देखें A21N2, इसको मैं सेपरेट लिखता हूँ यहाँ पर, A21N2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय टा SP। तो N2 और N2 कैंसिल हो गए, तो ये जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट है E21 ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है लाइफ टाइम ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। A21 इज इक्वल टू 1 ओवर टा SP। टा SP मैंने कहा ना कि लाइफ टाइम फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो A21 बेसिकली जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट है ये प्रोबेबिलिटी है कि कितने एटम जो है लेवल 2 से 1 की तरफ डिके हो रहे हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी जब लाइफ पीरियड क्या होगा, कम, और अगर लाइफ पीरियड ज़्यादा है तो इस प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब बहुत सारे एटम्स जो है ना E2 से E1 में डिके होंगे और एज ए रिजल्ट फोटॉन जनरेट करेंगे, ये फोटॉन रेंडमली ओरिएंटेड होंगे, ये फेज में नहीं होंगे, दे आर एमिटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो रैंडम फेज होगा, नॉन कोहेरेंट होंगे, यूनी डायरेक्शनल भी नहीं होंगे। हमने लेज़र तक पहुंचना है, लेकिन लेज़र तक पहुंचने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, स्टिमुलेटेड एमिशन की। अभी हम स्पॉन्टेनियस एमिशन की तरफ हैं। तो अगर मैं यहाँ से कह दूँ कि A21 तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टा SP के, तो क्या स्पॉन्टेनियस एमिशन में A12 पॉसिबल है? A12 नहीं पॉसिबल ना। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या एटम्स खुद से लेवल 1 से 2 में आ सकते हैं? इट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि खुद से एटम नीचे से ऊपर आ जाएं विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल वर्क, विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स। तो A12 कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो A21 आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन,
विच इज़ ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो ये जो A21 है, ये जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। एक फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, मटेरियल कैसा है, क्योंकि हर मटेरियल के अंदर सॉलिड स्टेट मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, लिक्विड फेज की अपनी है, गैसेस की अपनी है, क्योंकि एनर्जी लेवल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। तो मटेरियल टू मटेरियल ये आगे हम लेके चलेंगे, ये वेरी करता जाएगा। तो दिस इज़ कंप्लीट lecture regarding induced absorption and spontaneous emission. In the next lecture we will discuss stimulated emission.